हेलो, मेरा नाम है आशीष मैती और आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो मैथ के टॉपिक से थोड़ा हट कर के वीडियो आज बनने वाला है। जैसे बहुत से बच्चे लोग का ये डाउट आ रहा था कि सर अब 10th बोर्ड के एग्जाम्स को 1 मंथ भी टाइम नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज 15 डेज भी ढंग से टाइम नहीं बचे हुए हैं, बीच में बहुत सारे संडेज को भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस है तो उसको तैयार कैसे करें। और एग्ज़ाम से पहले बहुत टाइप का फीलिंग मन में रहता है, बहुत सारे लोग को डर लगता है, प्लस एक्साइटमेंट भी होता है, प्लस मन में एक फियर रहता है कि हम इतना कम जो टाइम है इसमें इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा सिलेबस है वो कैसे हम लोग सॉल्व करें और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएं। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जो भी ये 10th बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, प्लस उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं जो कोई भी एग्जाम्स अभी कंडक्ट जो भी होने वाले हैं क्लास 1 to 12 या फिर कॉलेज के या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, है ना। आप अगर किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे पॉइंट्स हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि आपको अपना जो सिलेबस है वो प्रॉपर देखना है, ठीक है। जो आपका जो प्रॉपर जो सिलेबस है उसको आपको माइंड में रख करके ही पढ़ाई करनी है। अगर मान लीजिए कि आपका जो भी सिलेबस है, अगर आप उस सिलेबस के अंदर के ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं तो ही आपका उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का या उस एग्ज़ाम में प्रॉपर मार्क्स स्कोर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पेपर हम सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उस पेपर को जिस भी इंसान के द्वारा बनाया जाता है वो भी उस सिलेबस को ही सामने रख करके उस पेपर को अपने हिसाब से सेट करता है, ठीक है। जो पहला जो पॉइंट ऑफ जो रेफरेंस पॉइंट आप बोल लीजिए, जो रेफरेंस पॉइंट कोई भी अपने सामने रखता है वो क्या रखता है? सिलेबस रखता है, ठीक है। तो अगर आप जो एग्जाम का जो प्रॉपर सिलेबस है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से ही अगर आप अपना जो रिवीजन है या जो अपना स्ट्रेटेजी है उसको बना करके एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी एग्जाम में जो आप पढ़े रहे हैं वो फंसने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बार बच्चों का बहुत सारा शिकायत ये आता है कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आया है या फिर उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो हम पढ़ करके गए थे। उसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि आपने सिलेबस को अच्छे से देखा ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम क्लास 10th की सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई क्लास 10th की, ठीक है। तो एक वेबसाइट है cbse.nic.in, है ना। तो इस वेबसाइट में आप जा करके सीबीएसई क्लास 10th का जो प्रॉपर जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है और कौन से को टॉपिक को नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि आप किसी टॉपिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो बट वो टॉपिक जो है एग्जाम में आ ही नहीं रहा हो, ठीक है। तो अब तो 2024 के लिए ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी 1-2 साल में बहुत सारा चेंज हुआ है। हमारी जो सीबीएसई की जो बुक थी वो भी पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे वो भी अपना वेट लॉस कर रही है, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए हमको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, सिर्फ 10th के लिए नहीं 12th के लिए भी और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अभी जो देने वाले होंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? सिलेबस, ठीक है। जो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। PYQP ये आपके लिए एक तरीके से सीक्रेट है ना। क्योंकि फिर से हम लोग उसी पॉइंट में आ जाते हैं कि कोई भी जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पेपर बैठ करके बनाएगा 2024 का, वो अपने रेफरेंस के लिए सिलेबस के साथ अगर कुछ रखेगा तो वो क्या रखेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रखेगा, ठीक है। अगर क्लास 10th के लिए हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर का क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था बाकी सब्जेक्ट से, या फिर बोल लूँ कि बाकी सालों से क्लास 10th का मैथ का जो पेपर था वो लास्ट ईयर थोड़ा टफ था, ठीक है। तो हम लोग वो एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट का जो है पेपर टफ बन रहा है तो अब हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करें। प्लस हम लोग ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम लोग का है बेसिक है, हम लोग ने क्लास 10th मैथ के लिए लिया है बेसिक, तो हम लोग बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर है उसके फॉर्मेट से अगर हम लोग प्रॉपरली पढ़ाई करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम हॉल में जा करके बेसिक का पेपर सॉल्व करना। तो वैसे ये बेसिक और जो आपका
बेसिक और स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ साल पहले से ही बस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में पहले से ही यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 5 इयर्स का, चाहे आप बेसिक का पेपर आप सॉल्व करें, अगर आप ये बेसिक वाले हैं और अगर आप स्टैंडर्ड वाले हैं तो आप स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करें, लेकिन मिनिमम 5 ईयर के आपको जितने भी सेट्स हैं वो पेपर आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो देखिए एनसीईआरटी हम लोग को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का हर एक चीज, चाहे वो एग्जाम्पल हो, यहाँ पर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक के अंदर में जो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो डेफिनेशंस हैं, या फिर जो भी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ तक कि पीछे का जो समरी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर या समरी आप बोलिए, जो भी चीजें हैं, तो वो सब चीज हम लोग को एनसीईआरटी का जरूर से जरूर पढ़ना है और लेकर के चलना है उसको भी साथ में। ठीक है, बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है कि जब हम क्लास 9th का जब हम पेपर देखते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट रिफ्रेशर का भी यूज किया जाता है। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर जो रिफ्रेशर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ रिफ्रेशर क्लास 8, 9, 10 वगैरह के लिए भी अवेलेबल रहते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम लोग को उन अगर रिफ्रेशर से हेल्प लेनी हम ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हम लोग को एनसीईआरटी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है, कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम माना जाने वाला यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी में भी जो बेसिक जो पढ़ाई जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एनसीईआरटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप समझिए कि जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए भी जो लोग ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी इंजीनियर लॉयर बन चुके हैं, वो लोग भी जब एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या हो गया है कि हम लोग आजकल एनसीईआरटी को छोड़ करके बाकी सब रिफ्रेशर के पीछे ही भागे जा रहे हैं। आप लोग रिफ्रेशर से हेल्प लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को करने के बाद। अगर आपने एनसीईआरटी का कुछ भी छोड़ा है और अगर आप सोच रहे हैं कि जो छोड़ा हुआ सिलेबस है वो मैं बाहर से कहीं से इंटरनेट से या फिर किसी रिफ्रेशर से कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को और एक चीज प्रॉपर क्या होता है कि एनसीईआरटी से आपको एक बेस भी तो मिल जाता है ना, कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की अगर लैंग्वेज आपको इजीली समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोगों को उसमें समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग एनसीईआरटी से जो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक देख करके और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि रिफ्रेशर या फिर इंटरनेट से जो भी पेपर वगैरह डाउनलोड करना है या नोट्स डाउनलोड करना है कर करके आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, एनसीईआरटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट एक तरीके से मान लीजिए कि सीक्रेट ही आप लोगों के सामने मैं पूरा रिवील कर रहा हूं। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये है, आपके जानकारी में अगर कोई भी ऐसा टॉपर है जो कि प्रीवियस ईयर या फिर उससे पहले 1-2 साल पहले भी अगर उसने पढ़ करके टॉप किया है, ठीक है, तो प्लीज अगर आपके पास टाइम मिले तो 5-10 मिनट के लिए आप उनसे मिलिए और उनसे भी अपने जो पढ़ाई की कैसे वो रूटीन रखते थे, है ना, या फिर क्या क्या चीज उनको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस हिसाब से आप लोग उनसे भी टिप्स वगैरह ले सकते हैं। या फिर बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप अपने टीचर्स की भी बात सुने। जैसे देखिए, मैं भी एक क्लास 10th के बच्चों लोग को पढ़ाने वाला ही टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप उन चीजों को सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने ही वाला है ना। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे जो कि क्लास 9th में है या फिर जो आपके साथ ऑलरेडी क्लास 10th में, तो जब वही क्लास 10th पहली बार एग्जाम देने जा रहा है तो आप उसका बात सुन करके कैसे एग्जाम देने जा सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने स्कूल के टीचर वगैरह से गाइडेंस लें, अगर आप उनसे पूछें कि सर बताइए मुझे इस टॉपिक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इस टॉपिक के लिए, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और वो सही भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लास 10th पास कर रखा है। प्लस आपके जैसे बहुत सारे आपके दीदी भैया लोग को वो लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ा चुके हैं। प्लस आप अपने भी जो दीदी भैया अगर आपके घर में होंगे जो कि भाई आपसे पहले पास आउट हो चुके हैं, तो आप उनसे भी टिप्स लीजिए कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3-4 पॉइंट बोला था बट पॉइंट थोड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब चलिए एक मैं आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट देता हूं। बोनस पॉइंट ये है, हम लोग को ऑलरेडी हमेशा सिखाया जाता है कि पेपर हमको जो लिखना है साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है
हैंड राइटिंग जो होगी सुंदर होनी चाहिए, डायग्राम हम लोग को पेंसिल से बनाना है, ये सब चीज़ हम लोग को पता है, मार्जिन देना है, ये सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग को पता है। बट हम लोग को क्या करना है कि जो क्वेश्चन की जो नंबरिंग होती है, मान लीजिए कि आपका सेट ए है, सेट ए में भी जैसे मैथ में भी सेक्शंस होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे। तो मेरा बोलना ये है कि आप जिस भी सेक्शन को पहले आपको लगे कि हाँ इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस में से बन सकते हैं, तो आप उस सेक्शन से ही स्टार्ट कीजिए। और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जिस भी सेक्शन को आप बनाना चालू कर रहे हैं उस सेक्शन के पूरे क्वेश्चंस को कीजिए। क्यों? इसके पीछे कारण है। मान लीजिए कि कोई भी पेपर चेक कर रहा है, अब उसको जो पहला क्वेश्चन मिल रहा है सेक्शन ए से मिल रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है सेक्शन डी से मिल रहा है, फिर तीसरा सेक्शन सी से मिल रहा है। ऐसे में कोई भी चेकर जो होगा वो इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट अगर वो होने लग गया तो फिर वो क्या करेगा कि अगर आप सही भी बनाया है तो वो कंफ्यूजन में हो सकता है कि आपको उतना नंबर ना दे जितना आपको मिलना चाहिए। प्लस अगर आपने थोड़ी बहुत कुछ गलतियां भी की हैं, बट अगर आपने सेक्शन वाइज प्रॉपरली क्वेश्चंस को अरेंज करके पेपर को सॉल्व किया है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो चेकर है वो खुश होगा। और चेकर खुश होता है तो हम लोग को सबको मालूम है क्या होता है, नंबरों की बरसात होती है और नंबर जरूर से जरूर मिलते हैं। ठीक है। प्लस हम लोग को क्या करना है, जो भी पेन हम लोग यूज करें कोशिश करें कि जो पेन है वो थोड़ा सा डार्क चले, ठीक है, और थोड़ा सा लिखावट उसकी बोल्ड हो। आप लोग समझ रहे होंगे ना बोल्ड का मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मैथ के भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं या साइंस के भी, तो एकदम मतलब ऐसे पेन से लिखते हैं कि बहुत ध्यान से देखने पर ही वो पता चलेगा। अब मेरे को आप बताइए, मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया 76.29, ठीक है। अब ये जो आपने पॉइंट लगाया है वो उस पेन से लगा जरूर है, लेकिन इतना बारीक है कि बिल्कुल ध्यान से देखने पर ही वो हम लोग को दिख रहा है। अब आप लोगों को मालूम नहीं है ना कि वहां पे लाइटिंग कैसी है, लेफ्ट से लाइट आ रहा है कि राइट से आ रहा है कि सेंटर से आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि चेकर ना चाहते हुए भी क्या होगा, अगर उनको नहीं दिखेगा तो वो कैसे मार्क्स देंगे, है ना। तो उसमें इशू हो जाता है। इसलिए आप लोग बात सुनिए, आप लोग क्या कीजिए कि जो पेन आप लोग यूज कर रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड पेन यूज कीजिए, जो डार्क लिखे वैसा पेन को इस्तेमाल कीजिए। और जो आप लिखते हैं उसका जो लिखावट है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं, मेरे को लिखना है हेलो, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं हेलो। दिखा आपको अच्छे से? बिल्कुल नहीं दिखा ना, उनको भी कैसे दिखेगा। आप कैसे लिखिए, हेलो, ठीक है, बोल्ड, है ना, और साइज भी थोड़ा सा बड़ा। क्यों? अगर आप बड़े लेटर्स में लिखेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले को देखने में भी आसानी रहेगा, प्लस आपके लिए भी दोबारा से उसको जब आप पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद एक बार पेपर को तो आप देखेंगे ही, पढ़ेंगे ही, चेक करेंगे, तो वो चेक करने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो वैसे ये वीडियो जो था वो क्लास 10th वाले लोग के लिए ही था, क्योंकि अभी क्लास 10th की जो एग्जाम्स है वो आने वाली हैं। प्लस जो टिप्स है वो आपको हर जगह पे काम आएंगी और हर एग्जाम में काम आएंगी। तो अगर आप लोग को ये टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और अपने या अपने फ्रेंड्स लोग के जो भी फ्रेंड्स सर्कल में छोटे भाई बहन होंगे या फिर उनके दोस्त होंगे उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने नंबर में एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच।